नमस्कार। हम हर बार आपके लोगों के पास आते हैं और कहते यही हैं, मुद्दा वही है जो आपको छूता है। तो इस बार हम जो आए हैं, जो मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है, वो है 2022 का बजट। अब इस बजट को लेके हम ना किसी राजनीतिक नेता के पास गए हैं और ना ही किसी इकोनॉमिस्ट के पास गए हैं। क्यों? कारण ये है कि ये जो पूरा इकोनॉमिक व्यवस्था चल रही है, इसका दामोदार हमारे जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पर टिका हुआ है ये पूरा दामोदार। ये जीडीपी बोल लीजिए, जीएसडीपी बोल लीजिए, फिजिकल डेफिसिट बोल लीजिए, ये सब में हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ आम इंसान से जुड़ा हुआ मुद्दा, और ये जो मुद्दा है इसको सबसे अच्छा जो समझ सकता है वो है एक ट्रेड यूनियन के जो नेता है, वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो हमारे मजदूर हैं, भाई हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। आज इस बजट को लेके ही उनसे प्रश्न करेंगे, आपसे परिचय कराते हैं हम। मेरे साथ हैं INTUC वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट कमर साहब, कमरुज्जमा कमर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये जा रहा है कि ये 2022 का ये जो बजट आया है, इसको आप एक INTUC के प्रेसिडेंट की हैसियत से, एक श्रमिक संगठन के नेतृत्व के हैसियत से किस तरह से देखते हैं सर? ये बजट मजदूर विरोधी है, आम जनता विरोधी है। क्यों सर? इसलिए कि जहाँ पूरा देश 2 साल से आज तकलीफ में है, हिंदुस्तान का तमाम सही सोचने वाला इस बात की गुहार लगाता फिरा कि भाई इन लोगों को कुछ कैश दो, सपोर्ट दो, माइग्रेंट वर्कर को सपोर्ट दो, जो छोटा कल कारखाना है जिसको लघु उद्योग बोलते हैं, MSME, हाँ, उनको सपोर्ट दो, फिनेंशियल सपोर्ट दो, ताकि देश की इकोनॉमी सही रहे और कोई नहीं खाकर मरे नहीं। ऐसे समय में जो बजट आया है, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये मजदूर विरोधी है, आम जनता के विरोध में है। लेकिन सर, इन्होंने तो MSME जो इंडस्ट्री वो है, उसके लिए एक बजट एलोकेशन प्रावधान रखा है, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि मजदूर विरोधी? प्रावधान रखते हैं, पैसा रखा है उन्होंने, हाँ, कि भाई उनको, और वो जो बोल रहे हैं ना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो एक्सटेंड किया है सर, उन्होंने एक्सटेंड भी किया है, उन्होंने बढ़ाया भी है कि भैया ये जो क्षुद्र व्यापारी हैं, ये जो MSME यूनिट में माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से जो है, उनको हम ये लोन सिस्टम जो चल रहा है उसको हम एक्सटेंड करेंगे मार्च 2023 तक। तो आप कैसे बोल सकते हैं सर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? देखिए, इनके बैंक का जो स्टेटेड कंडीशंस है वो है कि कोई भी लोन लेने के लिए आपको गारंटर या गारंटी देना होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम करता है उसमें मुश्किल से 5% है जिसका अपना मकान है, अपनी ज़मीन है, भाड़े पर लेकर के करता है, और उसका एक ट्रेडिंग लोन का एक सीमा होता है। तो हाँ, उसी के तहत उसको किसी को माइक्रो बोला जाता है, किसी को मीडियम बोला जाता है, और किसी को ऊपर और एक जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इन लोगों ने जो उस सेक्टर को भी धोखा इस बात को बोल कर दिया है कि इतना हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अलॉटमेंट जो है वो बैंक के थ्रू से आएगा, चाहे जिस बैंक के थ्रू से आए, लेकिन बैंक के थ्रू से आए। बैंक जब देखेगा कि पहले से तुम पर कर्जा है 5 लाख रुपया, अब हम तुमको कैसे दें, क्या गारंटी है कि तुम वापस करोगे, पहले वाला पैसा वापस नहीं किया। अब वो बेचारा बोलता है 2 साल से हमारा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए गंभीरता से कि जो सेक्टर GDP का 60% कंट्रीब्यूट करता है, उसको अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो शायद हम कह सकते हैं कि हम ऐसे एक सेक्टर को नेगलेक्ट कर रहे हैं जहां 8.5 करोड़ मजदूर काम करते हैं। तो सर, आपके नज़रिए से अगर हम देखें सर, आप एक जो क्षेत्र है उसको तो जा रहे हैं, अगर हम आएँ शिक्षा की तरफ, अगर हम आएँ एग्रीकल्चर की तरफ, कृषि की तरफ, तो उस नज़रिए से एज ए श्रमिक श्रेणी के नेतृत्व हिसाब के आपको क्या लगता है? बजट का बहुत सारा प्रावधान है, बहुत सारे, एक नंबर से आते हैं। हाँ सर, आइए सर थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले किसानों ने अपना आंदोलन को स्थगित किया था
इस उम्मीद पर स्थगित किया था कि उनका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनको फसल का दाम सही मिलेगा। लेकिन पार्लियामेंट बैठा हुआ है, कोई प्रपोजल नहीं, कोई एजेंडा नहीं आया कि एमएसपी के लिए कोई कानून बनाया जाएगा। लेकिन सर इस बार तो बजट में 163 लाख फार्मर्स के लिए उन्होंने कहा है कि हम 2.37 लाख करोड़ रुपया उनके डायरेक्ट अकाउंट में देंगे। ये कहा है बजट में। सरकार से आप लोग पूछिए ना कि तुम्हारे पास कोई डाटा है कि किसको देना है ये, और ये पैसा कैसे दोगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया। सिर्फ अनाउंसमेंट करने से क्या फायदा, ये तो किसानों को धोखा देने के बराबर है। मतलब आप बोल रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है, मतलब वाकई में नहीं हो रहा है। दिखावा सिर्फ नहीं, ये छलावा है। अच्छा, ये छलावा वालों की सरकार है। अच्छा अच्छा, तो ये बजट में आप बोल रहे हैं ये जो किसानों के समर्थन में उन्होंने जो कहा है तो ये सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये किसानों के समर्थन करके पावर में आए थे, एक सरकार को दुर्नीतिग्रस्त बोलकर आए थे, लेकिन कोई दुर्नीति साबित नहीं हुआ, और किसानों का ये किसी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरे देश का किसान धरना दिया, 700 लोगों किसानों का शहादत हुआ। उसके बाद ये किसी तरह से उसको रिपील किए, लेकिन वही समझ लेना चाहिए कि जब रिपील किए तो पार्लियामेंट का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया। रिपील करने के लिए उस पर बहस होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, और एमएसपी को लटका दिया जो वहाँ। लेकिन बजट में तो प्रावधान रखा है सर उन्होंने। देखिए बजट के पहले भी इन्होंने अनाउंस किया था कि हम सभी किसानों को 6,000 रुपया करके देंगे, तो सबों का फसल को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कर देंगे। क्या आज के दिन भी हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल, वो तो है। तो आत्महत्या किस लिए कर रहा है? उसके लिए इस सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये भी जो प्रपोजल लाया है, ये प्रपोजल है, सिर्फ ये कागज का टुकड़ा है। इसको रद्दी के कागज इसमें डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। अच्छा सर, और एक जो मुद्दे पे आते हैं जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है ये पैंडेमिक के लिए सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, वो है ये शिक्षा, और वो सरकारी स्तर पर, जहाँ पे हम ये प्रश्न रख रहा हूँ क्योंकि एक मजदूर नेता होने के नाते आप रोज़मर्रा उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये शिक्षा पे जो बजट आया उस पर आप क्या बोलिएगा? उन्होंने ज़्यादातर डिजिटल यूनिवर्सिटी कहने की बात कही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, 1 स्कूल 1 टीवी, ये एक उन्होंने कहा है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ये भी कहा है। तो इस पर आपका क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहेंगे? बुनियादी तौर पर कोविड-19 को हिंदुस्तान की सरकारी पार्टी ने दावत देकर ट्रंप और उनके लोगों के ज़रिए इसको फैलाया, और उस समय इनकी नीति बंद थी क्योंकि अमेरिका से कुछ इनको कंसेशन लेना था। और ये जब बढ़ता गया तो एक बैक ना किसी इकोनॉमिस्ट से बात किया, न ही साइंटिस्ट से बात किया, न ही सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर था शिक्षा जगत और श्रमिक, इनके लोगों से बात नहीं किया। और रात के अंधेरे में उन्होंने लॉकडाउन 23 मार्च 2020 में डिक्लेयर कर दिया। जो जहाँ का बेचारा था। और स्टूडेंट लोग, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जो बोर्डिंग में रहता था, वो कई महीनों तक हेल्पलेसली उन्हें रहना पड़ा। और स्कूल अभी तक 2 साल में अभी तक खुला नहीं है। तमाम स्टूडेंट का जैब नहीं हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुआ। और ये स्कूल के मामले में, कॉलेज के मामले में, यूनिवर्सिटी के मामले में बोलते हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी करें। प्राइमरी स्कूल को तो ठीक करें। हमारे देश में जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है, उसमें अगर आप सही से सर्वे करेंगे, किसी भी ज़िला में जाकर, किसी भी महकमा में जाकर, किसी भी कस्बा में जाकर, तो देखेंगे कि स्कूल है, कहीं खिड़की नहीं है तो कहीं दरवाज़ा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं टीचर आता है, कहीं पानी नहीं है, स्टूडेंट कम है, कहीं स्टूडेंट आता है तो टीचर नहीं है। तो एक अजीब व गरीब खेल किया है इस सरकार ने। नहीं, ये बोल रहे हैं देश को आगे लेके जा रहे हैं, डिजिटल मोड में लेके जा रहे हैं। पहले तो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, उस पर आप ध्यान दो, उस पर ध्यान दो।
जिस देश में हर जगह पानी नहीं पहुंचा है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहाँ आप 5G की बात करते हो। 80% ऑफ द पॉपुलेशन उससे बाहर रहेगा। तो क्या आप दो तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हो? मतलब एक इंडिया और भारत बनेगा, एक इंडिया बन जाएगा और एक भारत बनेगा। आप दो तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हो? एक हिंदुस्तान होगा जिनके लिए पूंजी बढ़ता रहे, और एक हिंदुस्तान रहेगा जो गरीब से और गरीब तर होता जाए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, या फिर देश के तमाम बुद्धि रखने वाले नागरिकों को आगे बढ़ना चाहिए सर। और इससे देश को खतरा। अच्छा, और एक प्रश्न पे आते हैं बहुत, क्योंकि आप श्रमिक नेता होने के नाते ये प्रश्न बहुत लाजमी बन जा रहा है। वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स और ये जो PSUs का प्राइवेटाइजेशन। वो जो बोल रहे हैं कि हम जो नॉन प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं इट इज़ हैविंग ए डेप्रिसिएटिंग इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ द इकोनॉमी टोटल हमारे देश पे। तो ये एक मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो वो ढंग से चलेगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे PSU उसको आने वाले हैं और कर भी दिया गया है। इसका मतलब है कि ये सरकार मान ली है कि इनके अधीन में जो भी सरकारी कल कारखाने हैं वहाँ दुर्नीतिग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, वो नॉन इफिशिएंट लोग हैं, इनएफिशिएंट लोग हैं, इनएफिशिएंट लोग हैं, और जिसके वजह से सही मैनेजमेंट नहीं चल रहा है। तो एक तो ये हो गया। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप अमीरों को और अमीर करना चाहते हैं सरकारी संस्थानों को बिक्री करके। जो संस्थान आज के दिन भारत की सरकार को 2,35,000 रुपया सिर्फ टैक्स देती है और डिविडेंड देती है साल में 90,000 करोड़ रुपया, ये तो आपके हाथ से जब चला जाएगा तो आप जो बजट ला रहे हैं ये बजट एक मखौड़ा होगा। नहीं, कहीं ना कहीं वो लोग हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं उनका जो लॉजिक खड़ा हो रहा है ना सर, वो लोग जो बोल रहे हैं जैसे एयर इंडिया को, वो तो कंटिन्यूस एक लॉस मेकिंग PSU खड़ा था तो उसको उन्होंने डिस्पोज किया, लाइबिलिटीज सरकार की कम हुई। अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे PSU यूनिट्स हैं जिनका बहुत सारा है, उसमें सब MTNL सबसे बड़े जगह पे खड़ा हुआ पैमाने पे। तो आप क्या कहिएगा सर? देखिए, एयर इंडिया प्राइवेट हाथ में था, JRD टाटा उसके चेयरमैन थे। बिल्कुल। जब ठीक से नहीं चल रहा था तब इंदिरा गांधी जी ने उनको, जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में, ठीक है, और उसके बाद ये चलता रहा। और UPA सरकार ने उसको 1 लाख करोड़ से ज़्यादा दिया, जिसमें सिर्फ असेट्स में और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में 68,000 करोड़ रुपया करीब लगा। तो आप 68,000 करोड़ रुपया के असेट को आप 18,000 करोड़ रुपया में बिक्री कर दिया और बोलते हैं कि उसको ठीक करना चाहते हैं। तो देश को आप लूट रहे हैं, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि हमारा जो श्रमिक समाज है, जो लोग वहाँ काम करते हैं, वो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दूसरे सेक्टर से, यानी दूसरे एस्फेयर से कम इफिशिएंट नहीं है। अच्छा। इनको इनइफिशिएंट कहना श्रमिक समाज के एक तबका को गाली देने के बराबर है। और ये लूट तंत्र है। आपने MTL का बात किया, MTNL, हाँ, कलकत्ता में BSNL कहलाता है। हाँ जी हाँ। और बॉम्बे और दिल्ली में MTNL कहलाता है। बिल्कुल। आपको शायद याद होगा कि जब 4G लग रहा था तो कितना तकलीफ दिया BSNL वालों को, आखिर में दिया। अब 5G जब आ रहा है तो पार्लियामेंट में बोल रहा है मिनिस्टर कि इस 5G का जो ऑक्शन होगा उसमें BSNL को तो सर अगर नहीं होने दिया। हाँ सर, अगर तो मैं आप शामिल किसको होने देना चाहते हैं? अदानी को, अंबानी को, वगैरह वगैरह। हाँ सर, लेकिन अगर मैं अगर आपके उसको समझ सका हूँ तो क्या ये इंटेंशनली कहीं ना कहीं एक सैबोटेज किया जा रहा है PSU को? अगर मैं आपकी बात को समझ लूँ तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? PSU का नहीं, ये देश के नाम पर ये सरकार धब्बा है। देश को ये लोग धोखा दे रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो संपद है
इसको लूटा जा रहा था। तब किसी ज़माने में जवाहरलाल नेहरू, किसी ज़माने में इंदिरा गांधी, किसी ज़माने में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक में बहुत सारे बैंक डूबे हैं और उसका पैसा लोगों का डूबा है। इसके चलते इंदिरा गांधी जी ने उसको नेशनलाइज किया था, और जब नेशनलाइज करने के बाद भी 30 बैंक डूबे थे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, फिर उसको नेशनलाइज बैंक के साथ जोड़ के मार्च करके लोगों का पैसा अटकाया गया था। अगर आप इतिहास देख लेते हैं। आप देखिए, हाँ, नेशनलाइजेशन के पीछे जहाँ बिजनेस है, उससे बड़ा जो फैसला था इंदिरा जी का हो या जवाहरलाल नेहरू का या इवन मोरारजी देसाई के टाइम में, तो जिसका अटल बिहारी वाजपेयी हिस्सा थे गवर्नमेंट के, तो इन लोगों का एक ही एम था कि वर्कर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो शोषण होता है, उससे कैसे बचाया जाए। आम पब्लिक का पैसा जो लूटा जा रहा है बैंकों में, उसको कैसे बचाया जाए। इंश्योरेंस के नाम पर एक जुआ होता था, करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका जाता था, और जब वो क्लेम करता था वो मर जाता था, लेकिन मिलता नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ में ये एक लड़ाई थी, ये सामाजिक लड़ाई थी। और आपका अगर आप ये जो सरकारें देख लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में भी लगभग 13 से 14 PSU बने थे। नए बने थे, तो ये बने थे। इसीलिए हमने कहा कि मोरारजी देसाई के टाइम में। हाँ सर, अब प्रश्न अगर हम आ जाते हैं कि आप अगर टोटलिटी में अगर हम मान के चले शिक्षा, स्वास्थ्य और जॉब क्रिएशन, अगर हम बोले एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन जॉब क्रिएशन जो शब्द है, ये जो 3 मुद्दों पे मैंने बुनियादी मुद्दे जो सबसे ज़्यादा श्रमिक श्रेणी को छूते हैं या साधारण आदमी को छूते हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अगर नटशल में बोलिएगा तो इस बजट का। नटशल में हम बोल रहे हैं कि ये बजट आम जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और सर मैं एक प्रश्न करना भूल गया सर, हेल्थ में उन्होंने 2,23,846 करोड़ का बजट बढ़ा दिया है। हाँ, तो इन लोगों ने जब ये पैंडेमिक हुआ, इन्होंने अनप्लान्ड जब लॉकडाउन किया, तो गांव के लोगों को, कस्बा के लोगों को जब रोजगार नहीं मिल रहा था, तो पूरे हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी और हर अच्छा सोचने वाला आदमी कहा कि मनरेगा हमारे देश में है। और इस बजट में मनरेगा का जो पैसा मिलता था उससे कम अलॉटमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप बेकारों के तरफ, जो लोग पैंडेमिक में बेकार हुए हैं, जिनको रोजगार मिलना चाहिए, उसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके यहाँ लोग करा रहे थे कि हम कहाँ इलाज कराएं। अमीर लोग तो 5 स्टार हॉस्पिटल में चले जाते थे, लेकिन गरीबों का क्या होगा? वो करा रहे थे, लोगों की मदद मांग रहे थे। उन्होंने आयुष्मान भारत लगाया है सर। उसके जवाब में इनका था आयुष्मान भारत। हाँ। आयुष्मान भारत को प्राइवेट हॉस्पिटल से मानता नहीं है, सब इन्हीं के लोग हैं। कहीं कहीं मान लेता है, ज़्यादातर जगह में नहीं मानता। और जो बिलिंग हुआ है, आप लोगों के नॉलेज में है कि कलकत्ता के मेडिका जैसा हॉस्पिटल में, आमरी जैसा हॉस्पिटल में एक पेशेंट का 28 लाख तक बिल हुआ है। एक आदमी जिसका आयुष्मान भारत में 5 लाख ही परिधि है, हाँ, लिमिट है। और उस 5 लाख में, 5 लाख का परिधि में उसके अगर पार कर जाता है बिल, कौन देगा? तो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि हेल्थ सेक्टर में ये पैसा ज़्यादा देंगे, लेकिन उन्होंने दिया है 2,23,846 करोड़। हाँ। उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़। वो तो वन टाइम, वो तो हेल्थ में नहीं है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम। और उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर को उसमें घुसा दिया 60,000 करोड़। 60,000। तो उसमें से अगर आप 95,000 करोड़ उसमें से अगर माइनस कर देंगे, तो वो तो बच रहा सिर्फ 1,10,15 करोड़ के बराबर। तो ये एक छलावा है, एक धोखा है। इस धोखे में यहाँ की आम जनता को नहीं पड़ना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देश में सरकार को हम मानते हैं इलेक्टेड सरकार है, लेकिन उनसे ये भी हमारी आशा होनी चाहिए और आकांक्षा है कि वो अपने आप को स्वच्छ बनाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न बहुत थे, एक दिन में करना संभव भी नहीं है।
तो हम बात कर रहे थे INTUC के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट जनाब कमरुज़्ज़मा कमर साहब के साथ। हमने प्रश्न रखे उनको टोटलिटी में, पर्टिकुलरली जो हम प्रश्न को रखे हैं इस तरह से कि हमने इसमें टेक्निकल जगलरी कुछ किया नहीं, GDP, फिजिकल डेफिसिट, उस सब पे नहीं गए। आम इंसान के नज़र से, एक INTUC के प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने अपना नज़रिया रखा, हमने आप तक पहुंचाया। आपकी कमेंट्स का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता।